हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर इश्तियाक, एडमिन ऑफ द फेसबुक ग्रुप इंग्लिश लिटरेचर एंड फेसबुक पेज इंग्लिश लर्न। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है रेनेसां पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रेनेसां पीरियड है इसको हम एलिजाबेथन एज और शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं। अब इसका जो ड्यूरेशन है इस पीरियड का वो है 1500 टू 1600। तो फ्रेंड्स, ये जो रेनेसां है ये एक मूवमेंट है जिसका आगाज़ होता है वो इटली से होता है 1350 में, और 1600 तक ये होता है कि ये जो रेनेसां होता है, ये जो मूवमेंट होती है, एक ये पूरी तहरीक थी, ये पूरे यूरोप में फैल जाती है सन 1600 में। फ्रेंड्स, अगर हम इस वर्ड पर गौर करें रेनेसां, तो इसका मतलब ये है रिवाइवल ऑफ लर्निंग। यानी कि फ्रेंड्स, इससे पहले जो था, रेनेसां से पहले, तो वो जो यूरोप था वो पूरा डार्क एजिस में था। यानी कि वहाँ पर कोई इतनी नॉलेज के एतबार से और इल्म के एतबार से इतनी तरक्की नहीं थी। लेकिन जैसे ये मूवमेंट शुरू होती है रेनेसां, तो पूरा यूरोप ही बदल के रह जाता है। अब फ्रेंड्स, 1453 में ये होता है कि जो टर्क के सुल्तान होते हैं जिनका नाम सुल्तान मोहम्मद फातेह होता है, तो वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि क्रिश्चियन किंग होते हैं, तो उनको ना शिकस्त देते हैं। फिर इसी तरह कॉन्स्टेंटीन पर जो है वो यानी कि टर्क्स का कब्ज़ा हो जाता है। तो इसी के साथ जो फिर ग्रीक्स उस इलाके में रह रहे होते हैं ना, तो वो उस इलाके से निकलकर कॉन्स्टेंटीन से तो वो पूरे यूरोप में फैल जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब वो यूरोप से यानी कि अपने इलाके से निकलकर अब वो दूसरे इलाकों में गए यूरोप के, तो वो अपना लिटरेचर भी लेके जाएंगे और अपना एक तर्ज ज़िंदगी भी लेकर जाएंगे, जो कि फिर वो जिस इलाकों में जाकर आबाद होंगे वहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने इस सारे सिस्टम को। अब फ्रेंड्स, क्योंकि देखें ग्रीक स्कॉलर्स है वो पूरे यूरोप में फैल चुके हैं, तो वो इंग्लैंड भी आ गए। अब जैसे ही वो इंग्लैंड में आते हैं, जो फिर इंग्लिश राइटर्स होते हैं वो उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। वो ग्रीक लिटरेचर को पढ़ते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी स्टोरीज से, और फिर वो उसका असर अपने लिटरेचर में भी करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पीरियड है रेनेसां, तो इसमें यूरोप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। अब ये जो डेवलपमेंट होती है ये हर लिहाज से होती है, यानी कि साइंसी लिहाज से भी होती है, समाजी लिहाज से भी होती है, पॉलिटिकल तौर पर भी होती है। नई नई इजादात होती हैं इस दौर में। जो ट्रैवलर्स होते हैं जैसा कि वास्को डे गामा, तो वो नए नए समुद्री रास्ते तलाश करता है और इंडिया तक आ पहुंचता है। इसी तरह जो निकोलस कोपरनिकस होता है वो सोलर सिस्टम को डिस्कवर करता है। जॉन गटनबर्ग जो होते हैं तो वो प्रिंटिंग प्रेस को ईजाद करते हैं। इस प्रिंटिंग प्रेस से यूरोप में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाता है और हर मौजू पर किताबें लिखी और पब्लिश की जाती हैं। फ्रेंड, जो फर्स्ट मैन होते हैं ना, जो कि यानी कि ग्रीक इन्फ्लुएंस के अंदर अपना एक वर्क लिखकर पब्लिश करवाते हैं, तो वो सर थॉमस मोरे हैं, जिनका एक वर्क बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसका नेम यूटोपिया है। और ये जो वर्क है यूटोपिया, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर फ्रेंड्स हम इस पीरियड के लिटरेरी फीचर्स की बात करें, तो इसमें जो हमें ख़ास तौर पर तरक्की देखने को मिलती है तो वो ड्रामा की फील्ड में होती है। होता कुछ यूँ है कि इस पीरियड में जो है वो यूनिवर्सिटी विट्स नाम से एक ग्रुप बनता है ड्रामाटिस्ट का, जो अपने ड्रामाज लिखकर पब्लिश करते हैं। अब यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप में जो जो ड्रामाटिस्ट शामिल हैं उनमें मार्लो, लिली, लॉज और नैश और पील वगैरह शामिल हैं। इस पीरियड के हमारे पास जो फर्स्ट ड्रामाटिस्ट हैं वो हैं लिली। अगर हम इनके अहम वर्क्स को देखें तो इनमें कंपास, सैफो एंड फाऊ और एंडीमियन शामिल हैं। इसी तरह जो सेकंड ड्रामाटिस्ट हैं पील, उनमें के जो अहम वर्क्स हैं वो हैं द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस एंड डेविड एंड बाथशेबा। जो थर्ड ड्रामाटिस्ट हैं वो हैं थॉमस किड, जिनका एक बहुत ही मशहूर ज़माना वर्क है स्पेनिश ट्रेजिडी। फ्रेंड्स, थॉमस किड के बाद हमारे पास जो ड्रामाटिस्ट हैं उनका नेम है रॉबर्ट ग्रीन। इनके नोटेबल वर्क्स में ऑरलैंडो फ्यूरेसो, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे शामिल है।
फ्रेंड्स, ये जिन ड्रामाटिस्ट के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है तो ये तो माइनर ड्रामाटिस्ट हैं, लेकिन इस पीरियड के जो दो अहम ड्रामाटिस्ट हैं उनमें क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर शामिल हैं। अगर हम क्रिस्टोफर मार्लो को देखें तो इनका जो सबसे पहला प्ले है उसका नाम टेम्बुरलिन है, जो कि 1587 में पब्लिश हुआ था। और इसके बाद इनका जो सेकंड अहम प्ले है वो डॉक्टर फोस्टस है। इसी तरह इसके बाद इन्होंने द जियो ऑफ मेल्टा और फिर एंड में एडवर्ड सेकंड को लिखा। फ्रेंड्स, इन ड्रामाज के अलावा भी मार्लो ने और ड्रामाज लिखे हैं, लेकिन ये जो ड्रामाज मैंने अभी आपको बताए हैं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर ने भी 37 प्लेस को लिखा है, जिनमें से इम्पोर्टेंट ये हैं: Love's Labor Lost, Two Gentlemen of Verona, Comedy of Errors, A Midsummer Night's Dream, Much Ado About Nothing, As You Like It and Twelfth Night। और फ्रेंड्स, ये तो अभी कॉमेडीज़ थी। अगर हम शेक्सपियर के जो है ट्रेजिडीज़ उनकी बात करें तो उनमें जो शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट ट्रेजिडीज़ हैं उनमें जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर वगैरह शामिल हैं। और इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हम शेक्सपियर के यानी कि लास्ट पीरियड के जो उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पीरियड में जो ड्रामाज लिखे थे उनमें सिम्बलिन, द टेम्पेस्ट और द विंटर्स टेल शामिल हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो लास्ट ड्रामाटिस्ट हैं इस पीरियड के तो वो बेन जॉनसन हैं। अब बेन जॉनसन जो थे वो फेमस थे कॉमेडी राइटर के तौर पर। उन्होंने 2 ट्रेजिडीज़ भी लिखी थी जिनमें सिजानिस एंड कैटलीन शामिल है, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं हुई थी, बल्कि इनकी जो वजह शोहरत थी वो कॉमेडीज़ थी। अब इनकी कॉमेडीज़ में साइलेंट वुमेन, वॉलपून, द अल्केमिस्ट शामिल हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम बेन जॉनसन को देखें तो ये एक मोरलिस्ट थे, यानी कि अपने वर्क्स में जो है मोरालिटी पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे, जबकि शेक्सपियर वगैरह को अगर हम देखें तो वो कहते थे कि हमारा काम मोरालिटी को अपने वर्क्स में प्रमोट करना नहीं है, बल्कि कि हम आर्ट फॉर आर्ट सेक पर बिलीव रखते हैं। तो वो अपने वर्क्स में कोई मोरालिटी के लेसन्स नहीं देते थे, बल्कि वो लोगों को यानी कि बस महसूस करने के लिए, प्लेजर हासिल करने के लिए अपने वर्क्स को लिखते थे। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गया ड्रामा। अगर हम एलिजाबेथन पोइट्री की बात करें तो एलिजाबेथन पोइट्री की जो शुरुआत होती है तो वो एक वॉल्यूम होता है टोटल मिससेलनी, जो कि सर थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे मिलकर पब्लिश करवाते हैं। और इसी में इन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्स को यूज़ किया होता है। फ्रेंड्स, ये जो ब्लैंक वर्स होती है ये अनराइम्ड वर्स होती है, यानी कि इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, बल्कि जो होती है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। फ्रेंड्स, इस पीरियड में जो अहम पोइट्स थे उनमें फिलिप सिडनी, स्पेंसर और शेक्सपियर शामिल हैं। फ्रेंड्स, ये जो फिलिप सिडनी है तो इनको क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो अपने क्राउन का एक ज्वेल कहती थी। जो सर फिलिप सिडनी थे इन्होंने सोनेट्स की एक सीरीज लिखी थी जिसका नेम एस्ट्रोफेल एंड स्टेला है। फ्रेंड्स, इस पीरियड के जो सबसे अहम पोइट हैं वो स्पेंसर हैं, जिनका एक वर्क है फेरी क्वीन, जो कि एक एलेगरी है। अब ये जो वर्क है इनका फेरी क्वीन, तो ये जो एलिजाबेथन पीरियड के अंदर क्वीन एलिजाबेथ की कोर्ट में जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे ना, उनके बारे में लिखी गई है कि कैसे वो करप्शन करते थे। इनका एक और मशहूर ज़माना वर्क शेफर्ड्स कैलेंडर है, और इसी तरह इन्होंने एक हाइम एपिथलेमियन भी लिखा है। सो फ्रेंड्स, स्पेंसर के वर्क्स की बिना पर जो है चार्ल्स लैम्ब इन्हें द पोइट्स पोइट कहते हैं। अब इस पीरियड के जो लास्ट पोइट हैं तो वो शेक्सपियर हैं। अब शेक्सपियर एक ड्रामाटिस्ट होने के साथ साथ एक पोइट भी हैं। इन्होंने 154 सोनेट्स और 2 लॉन्ग पोइम्स भी लिखी हैं। जो 2 लॉन्ग पोइम्स हैं उनके नेम ये हैं वेनिस एंड यूडोनिस। जो इनकी सेकंड लॉन्ग पोइम है उसका नेम है द रेप ऑफ लुक्रीस। फ्रेंड्स, इस पीरियड का जो थर्ड लिटरेरी फीचर है तो वो प्रोज है। अब प्रोज में हमारे पास 2 नाम सामने आते हैं जिनमें
लिली और सर फिलिप सिडनी शामिल हैं। तो ये जो लिली थे, इनका जो मशहूर ज़माना प्रोज वर्क है उसका नेम है यूफोस। ये जो सर सिडनी है, इनका एक प्रोज वर्क है जो कि बहुत फेमस हुआ था, उसका नेम है आर्केडिया। एक और इनका प्रोज वर्क है जिसका नेम है एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी एंड होता है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।